नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्तान्वेशी भारत में टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। और राहुल गांधी पिछली 4 या 5 महीने से अगर आप देखिए तो किस तरीके से मुखर हो रहे हैं। और वो बातों ही बात में नरेंद्र मोदी की इतनी आलोचना करते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की आलोचना उतना कोई और करता होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप देखें राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी पर हर एक चीज का फॉर्मूला है। यानी कि उस देश में या एक देश में कैसे कुछ बेहतर हो सकता है और देश में कैसे कुछ नया हो सकता है, इस सब का फॉर्मूला राहुल गांधी के पास है। आजकल वो अपने फॉर्मूले की किताब से एक नया फॉर्मूला निकाल के लाए हैं और बार बार उस फॉर्मूले को नरेंद्र मोदी को नसीहत देने के तौर पर राहुल गांधी इस्तेमाल करना चाहते हैं। बार बार वो इस बात को कहते हैं कि मैं केवल 15 मिनट में चीन चाइना को भारत से भगा दूंगा और चाइना भारत छोड़कर भाग जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के मेरे मित्र थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में, वो जल्दी ही हमसे ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला के निहितार्थ क्या हैं। और वो बार बार चाइना को लेकर चीन को लेकर जो है नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं, बरसते हैं, और आखिर उनको दिक्कत क्या है। और अगर कोई फॉर्मूला ही है तो उसे पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी रखते क्यों नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए तो भारत चीन के गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चीन ही हमारी जमीन को कब्जा करके बैठे हैं और प्रधानमंत्री अपने ध्यान को, लोगों की बातों को, ये लोगों के सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, लोगों का ध्यान बटा रहे हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे कौन सा रामबाण राहुल गांधी के पास है और किस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम मित्र मौजूद है। एक बार लोगों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप तक। हमारे साथ अखिलेश गौतम जी राजनीतिक समीक्षक हैं और आप देखिए देश की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और संघ के भी विचारक हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जैनेंद्र अरकरवंशी हैं और जब तक कांग्रेस नहीं है जब तक जैनेंद्र जी ही काम चलाएंगे, क्योंकि इनकी भी सोच कांग्रेस से मिलती हुई है। और सुहेल देव पार्टी के नेता हैं और अपनी बातों को मुखरता और बेहतर तरीके से रखते हैं। जैनेंद्र भाई, आपका स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी हैं। अनिरुद्ध भाई, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राज लहरी साहब हैं, सेव बंगाल के कैंपेन को चलाते हैं और अपनी बातों को बड़े साक्ष्य के साथ राज लहरी साहब रखते हैं। राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और खास तौर से कांग्रेस की राजनीति को बहुत बेहतर और बढ़िया समझते हैं। हमारे साथ सुरजीत दास गुप्ता जी हैं, सिर्फ न्यूज.com के एडिटर चीफ हैं और सत्यान्वेशी भारत के साथ साथ सिर्फ न्यूज.com, हम दोनों आप कह सकते हैं कि दोनों वेबसाइट्स या दोनों चैनल्स जो है अब सत्य को खबरदार भी कर रहे हैं। जो सत्य है, जो ओरिजिनल है खबर, उसको खोजने का भी काम कर रहे हैं और सिर्फ न्यूज की ही हम लोग बात कर रहे हैं, जो तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम पोर्टल्स इन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी के दिव्य ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले सुरजीत जी के पास पहुंचता हूं मैं। सुरजीत जी, ऐसा कौन सा फार्मूला है राहुल गांधी के पास कि वो चाइना को 15 मिनट के अंदर बाहर भगा देंगे? सत्यान्वेशी भारत और सिर्फ न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में जो कांग्रेस पर यह आरोप लगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए थे, मेरे ख्याल से अभी वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आरोप लगा है, वो जो धब्बा, वो जो स्याही पड़ी है उसके नाम पर, उसकी छवि पर, वो मिट जाए। बार बार अगर वो चीन का नाम लें तो शायद लोगों में ये एक संदेश पहुंचे कि ये चीन के विरोधी हैं, क्योंकि चीन के साथी के रूप में उनका नाम हो चुका है। और चीन के मामले में, चीन के साथ युद्ध में जो अभी तक हमारे हृदय पे बहुत भारी एक बोझ है 1962 का, और तब से जो हर भारतीय उस बोझ को ढो रहा है, जिसके लिए कांग्रेस को और खासकर नेहरू को कोसा जाता है, उस कालिख को, उस मलिनता को धोने की एक कोशिश है। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को यह भी सोचना चाहिए कि पिछले 6 वर्षों से उनकी ये जो एंटी मोदी स्टैंस है, ये नाकाफी साबित हुई है, ये नाकाम साबित हुई है और इससे कोई फायदा नहीं हुआ है कांग्रेस को। 2014 के चुनाव हारने के बाद
जब सोनिया गांधी पार्टी के नाम और पत्रकारों को अपना संदेश दे रही थी, तो बगल में खड़े खड़े राहुल गांधी हंस रहे थे। तो एक तो शायद उनका ये जो एक मूढ़ आदमी की छवि बनी है, उसको भी साफ करने की कोशिश होगी कि वो अपने आप को बहुत चालाक या बहुत स्मार्ट, बहुत वाइज दिखाना चाह रहे हैं, और वो भी सफल नहीं हो रहा है। ऐसा दर्शक क्षमा करें, क्योंकि इस तरह के कठोर शब्द उन्होंने सुने नहीं होंगे राहुल गांधी के बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी सभ्य, सम्मानित लोकतांत्रिक देश में सत्य बोलने की आजादी होनी चाहिए और सत्य सुनने का हौसला होना चाहिए, जो कि भारत में थोड़ी इसकी कमी दिख रही है, खासकर पत्रकारों में। वो साफ साफ बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते कि ये आदमी जो है ये भारतीय राजनीति के लिए या कहीं की भी राजनीति के लिए अनफिट है, इसको होना ही नहीं चाहिए, मूर्ख आदमी है, महामूर्ख है, इसको होना ही नहीं चाहिए। और इसके कारण देखिए सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, भाजपा को नहीं हो रहा है। लोग तो मजाक में ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी के नंबर 2 प्रचारक है। जब जब वो मुंह खोलते हैं हजारों लाखों की संख्या में वोट भाजपा की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए या तो वो नए सलाहकार रखे या फिर वो मान ले कि ये जो उन पर आरोप लगता है, ये जो कटाक्ष होता है, वो सही है। जी, मतलब आपका मानना है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं, लेकिन सुजीत जी समस्या एक और है कि राहुल गांधी उस चीज के लिए बने नहीं है ना। आप ये भी समझिए ना, राहुल गांधी के बस का नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो जो विलेन होता है, वो अपने बेटे से कहता है कि तुमसे ना होगा, है ना, हाँ, तुमसे नहीं हो हाँ, पाएगा। तो वो जो बात है वो राहुल गांधी में बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन तमाम कांग्रेसी और राहुल गांधी इस बात को समझते नहीं है, फिर भी ताल ठोकते रहते हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है ना कि राहुल गांधी तुमसे ना होगा। राज लहरी साहब। भाई साहब नमस्कार सभी को। आज दशहरे की अवसर है, बंगाल में इसे विजयादशमी कहा जाता है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम विजयादशमी के स्थिति पर। देखिए, कटाक्ष अगर करनी है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दिव्य ज्ञान की भारतवर्ष को आवश्यकता नहीं है, कांडक ज्ञान की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान चाइना, कांडक ज्ञान था। दिस वाज द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। मतलब सही चीज का ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो समस्या यही है कि राहुल गांधी जी वो ये एक काल्पनिक दिव्य ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं, पर वास्तविकता जो है कि चाइना 1962 में उन्हीं के राज में क्या हुआ था ये वो भूल चुके हैं। उन्हीं के परनाना, उनके परनाना जी खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था, क्या है वहां पे, फेंक दो उसे, घास का तिनका तक नहीं उगता है। तो उन्हीं की पार्टी की महावीर त्यागी जी ने वहां पे उठ के, पगड़ी पहनते थे महावीर त्यागी जी, पगड़ी ऐसे उठा के उन्होंने कहा था, यहां भी कुछ नहीं उगता है तो काट दोगे क्या इसको, गंजे थे वो। तो ये सब बातें कभी राहुल गांधी जी को बताया नहीं गया है। उनको ये बताया नहीं गया है कि 2013 में जब उनकी सरकार थी तो वहां पे क्या क्या डिस्प्यूट्स हुए थे, 2008 में क्या क्या डिस्प्यूट्स हुए थे, 1962 से लेके उनकी यूपीए 2 सरकार खत्म होने तक चाइना ने कितनी जमीन हड़प लिया है। 93, 96, 2012, 2005 इन सभी जगह में चाइनीज इनकर्शंस लद्दाख में क्या क्या हुआ था, और सब उन्हीं के सरकार में। ऐसा नहीं कि कोई नॉन कांग्रेसी सरकार, जो मुश्किल से शायद अभी कुल मिला के 10 और 15 शायद 20-25 साल होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, उसके समय में नहीं, उन्हीं के राज में बना था। ये बातें उनको कोई पढ़ाया नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। लेकिन राज लहरी साहब वो तो शेरलॉक होम्स है। नहीं, राहुल गांधी खुद को शेरलॉक होम्स समझते हैं। देखिए, वो क्या समझते हैं इससे तो उनकी पार्टी या फिर उनके समर्थक जो है उन्हें मैटर करेगा, पर उनके बाहर भी एक
वो पेरीफेरी, वो उसको छोड़ के, उस कोर को छोड़ के भी बाहर एक पेरीफेरी है जो कि आम जनता है। जैसा सुरजीता ने कहा, पहले भी कह चुके कि एक बिगर संख्यक एक लोग है जो कि ना भाजपा है ना कांग्रेस है, जो देखता रहता है दोनों पार्टी को, उस तरफ उनकी कार्य पद्धति के अनुसार कार्यशैली को फॉलो करके उन्हें समर्थन देता है या उनसे समर्थन वापस ले लेता है। तो आज वही बात हो रहा है कि आज वो नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े 2 नंबर प्रचारक बन गए। हाँ, नहीं वो तो प्लांट है, वो एक्चुअली बीजेपी के प्लांट है, प्लांटेड है कांग्रेस में। मुझे लगता है बीजेपी के पेरोल पे है। अनिरुद्ध भाई जी से बड़े नेता है वो बीजेपी के। अनिरुद्ध जी की बीजेपी पे नहीं चलेगी, लेकिन राहुल गांधी की बीजेपी में चलेगी। जैनेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैनेन्द्र भाई बोलिए। बात 1962 की लेकिन जैनेन्द्र जी, आप भी राहुल गांधी का, आप पर बड़ा मुझे लगता है कि आपकी बड़ी मित्रता है। मैं एक बात आपको बता दूं, राहुल गांधी जी को बता दीजिएगा कि गंगाधर जो है वही शक्तिमान है। जी, अपनी बात आगे करिए जैनेन्द्र भाई। देखिए, 1962 में जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से सवाल पूछे। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा था, किसी ने उनको मंद बुद्धि नहीं कहा था। उनकी उम्र उस समय 32 साल थी। उन्होंने युद्ध के बीच में ही एक लोगों सरकार से आह्वान किया कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया जाए। एक 32 साल के नेता ने उस समय, जिसके अपनी पार्टी के केवल 4 सदस्य थे, उसने आह्वान किया कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाया जाए युद्ध के बीच में, और उनकी बात को मान के लोकसभा और राज्यसभा को 8 नवंबर से बुलाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? कोई अगर इंसान सरकार से सवाल पूछ रहा है या सरकार को कुछ बता रहा है, या वो ये कह रहा है कि चलो मेरी सरकार होती तो मैं 15 दिन में इसका समाधान कर देता। 15 मिनट, 15 दिन नहीं, सुनते नहीं है ढंग से। 15 मिनट में चाइना को बाहर, ऐसे चाइना को 15 मिनट में बाहर। जैसे 15 लाख नहीं आए तो 15 मिनट तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे 15 लाख का भी एक वादा था ना, तो 15 लाख और 15 मिनट भूल जाइए। मेरा कहना है कि समाधान कर देंगे, कुल मिला के उनका ये कहना है। ठीक है, बाकी जैसे 15 लाख का एक निकल गया, और वैसे ही 15 मिनट का भी उन्होंने ये कहा कि हाँ हो जाएगा समाधान तुरंत। ठीक है, अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ इसमें गलत क्या है? वो केवल जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देती। ये ठीक वैसा नहीं है ये कि अगर किसी और की सरकार बन गई तो यहाँ पे बिहार में आतंकवादी आ जाएंगे। कौन कह रहा है ये? देश के माननीय गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी आखिर कर क्या रहे हैं? नहीं, गृह मंत्री नहीं है। नहीं, अब थोड़ा करेक्ट कीजिए, वो गृह मंत्री उसे नहीं कहेंगे, होम मिनिस्टर नहीं है वो। हाँ, डिप्टी है तो डिप्टी कहिए। हाँ, थोड़ा मैं मतलब आपको गृह राज्य मंत्री बोल दीजिए उनको, गृह राज्य मंत्री। हाँ, ये चलेगा। ठीक है, गृह राज्य मंत्री, वापस लेता हूँ, गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं। तो हाँ, वो राहुल गांधी की छाया है आप पर, इसीलिए आप उन्हें गृह मंत्री और फिर गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, फिर अपनी बातों को वापस ले रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चीज है। मैं तो शब्दों को, देखिए गलती होती है तो वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा कहना यही है कि देखिए, ये जो वो केवल बताना चाह रहे हैं लोगों को। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे कि हाँ भाई उनके परनाना के टाइम में क्या हुआ, तो आप उनकी नानी के टाइम में भी देखिए कि क्या हुआ था। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने उतर गए थे बीच रास्ते में। अच्छा। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 16 जून को जो गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद 17 जून को जो एशियन बैंक है उससे कर्जा लिया था। एशियन बैंक में जो बैंक स्थापित हुआ था वो चीन में हुआ है, और उसमें चीन का ही सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उस बैंक में। और उस बैंक से 2 दिन बाद ही भारत सरकार ने $750 मिलियन का कर्ज लिया।
ये दुख वो पहुंचाने अनिरुद्ध वाली जी से बात है। अगर पूछेंगे आपको वो, गाइड मैंने चाहिए ठीक है, किसी, आप अनिरुद्ध वर्ल्ड जी से बैंक मैं से ले पूछूंगा, लीजिए, आप मैंने किसी आपको और देश सफिशिएंट से ले समय दिया। लीजिए जाके, हमारे साथ का आप मना कर दीजिए अगर प्रोसेस ठीक है पहले से जयेंद्र चल भाई, रही एक मिनट, थी। जयेंद्र भाई एक मिनट, हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर है। सर आपका स्वागत है, जय हिंद। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपको थैंक यू। सलाम। सुन प्रफुल्ल रहे हैं सर आपको बिल्कुल। तो सलाम। आज विजयदशमी का दिन भी है, आप आज भी कह सकते हैं, कल भी था। और विजयदशमी बिल्कुल जो है वो विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन टोटल सर एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ये बिल्कुल 15 मिनट में कहते हैं राहुल गांधी कि मैं होता तो ऐसे चुटकी बजाते हुए 15 मिनट के अंदर चाइना को पीछे ढकेल देता, चाइना को पीछे हाँ, भगा देता। सर ये कौन सा फार्मूला, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये 15 मिनट में कैसे संभव हो जाता है? ये हो सकता है क्या प्रफुल्ल सर? देखिए ऐसा है, ऐसी चीजों में अगर कोई नौसिखिया या ना जानकार जब बात करता है तो उसको कहते हैं ना जानकारी से तजुर्बे, वाइज की बातें हैं। ना तजुर्बा है ना जानकारी है और वो बात कर रहे हैं। आप व्यर्थ अपना समय बर्बाद करेंगे उन पर टिप्पणी करने में, बिकॉज उनको कुछ नहीं पता। मैं आज जानता हूं अच्छी तरह, उस लेवल पे लोगों को कुछ पता नहीं है क्या चीज क्या नहीं है। पार्टी में खाना, डिनर विनर करके, कॉकटेल करके थोड़ी जान पहचान हो जाती है। ये सियासती मामला, उसको समझना पड़ता है। ये जो 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 नीति हमारी सरकार की शुरू से बनी है, वो नीतियों को चेंज करने में बड़ा समय लग रहा है, ये आप बात मान के चलिए। और ये नीतियां बनाई गई हैं ब्यूरोक्रेसी में के द्वारा, फाइलों में लिखी हुई है, और साउथ ब्लॉक में उसको चेंज, ये नहीं है कि आपने पर्ची फाड़ी और फेंक दिया और दूसरी नीति बन गई। ये बड़ा प्रॉब्लम है, और हमारे पास एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, वो उसको चेंज नहीं होने दे रही। इसीलिए चाइना के साथ में हमारा जो है ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है घड़ी घड़ी। और क्या आपको फौज को जो कहना है, लेकिन सर एक मिनट, ये पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन आप सोचिए जब एक नेता इतनी सतही दर्जे की बात करता है, वो कहता है कि 15 मिनट में आपको निकाल के बाहर फेंक दूंगा, तो लोगों के भी दिमाग में भी तो आता होगा दो चीजें, एक कि ये तो ठीक कह रहा है, ये 15 मिनट में भी चाइना बाहर हो सकता है, और दूसरा ये सोचते होंगे ये कितना मंदबुद्धि आदमी है, इसे समझ नहीं आता कि 15 मिनट के अंदर कैसे बाहर हो सकता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को कैसे समझता होगा। तो ऐसे नेता को क्या ऐसे मुद्दे पर बोलना चाहिए? देखिए ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीकांत भाई, इस मुद्दे पे उनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, चुप करके इस बात को एक्सपर्ट्स को हैंडल कर देना चाहिए। पर क्योंकि वो उस गद्दी पे बैठे हैं कि जो मर्जी बोल दें, सुबह को शाम बोल दें, शाम को सुबह बोल दें, अब आप उनकी हामी लाना चाहते हैं, ठाकुर स्वादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप किस कैटेगरी में है, पहले अपनी कैटेगरी बता दीजिए और उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत लोग हामी ला रहे होंगे उनके, अरे और उनको भी नहीं पता। अंधेरी नगरी चौपट राजा होता है ना, टकेसेर बाजी टकेसेर राजा, ना उसको पता है ना उसको पता है। तो अब फौज जो है वो हंस रही है, वो खड़ी खड़ी, और इससे ज्यादा मजाकिया बात और क्या हो सकती है। मतलब फौज नहीं कर सकती 15 मिनट में पीछे, पर राहुल गांधी के पास दिव्य ज्ञान है, वो कर सकते हैं। अखिलेश गौतम कैसे पीछे कर सकते हैं साहब? फिर अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा फाइनल रिमार्क देने के लिए। हाँ जी, सबको नमस्कार और प्रफुल्ल जी को प्रणाम। बात ये है कि राहुल गांधी ना केवल एक बेतुका, ना केवल एक गैर जिम्मेदाराना, पर मेरी दृष्टि में बहुत ही बदतमीजी भरा व्यवहार कर रहे हैं। जिम्मेदारना तो एक विपक्ष के रूप में जिम्मेदार करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत बदतमीजी से, आप जिस टोन की, जिस लैंग्वेज से आप भारत के प्रधानमंत्री को इतने गंभीर विषय पर, जहां पर आपकी आवाज पूरे विश्व में जाएगी, और जहां पर ये हमारा हमेशा से राजनीतिक एक कर्तव्य रहा है कि इस रूप में जब भी कोई भी भारत की और चीन की, भारत पाकिस्तान या भारत किसी भी देश की बात है, तो हमें एकजुटता से खड़े होकर सरकार के साथ, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें उस सरकार के साथ रहना है। उस पर आपकी चुनावी, अगर आप अंदाज में करोगे, आप चुनावी अंदाज में इस तरह से आप करोगे, चुटकी दिखाकर कि मैं तो 15 मिनट में निकाल दूंगा, मोदी कहां है तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही गैर। अच्छा, अगर आप इतनी बेबाकी से और इतनी दमदागी से अगर बात करना चाहते हो कि 15 मिनट में निकाल देंगे, तो फिर आपका डबल कर्तव्य हो जाता है कि 64 को आप 62 को आपने होने क्यों दिया। अच्छा, और आप भारत के सामने ये स्पष्टता से रखिए
कि 62 किस तरह से नेहरू और मेनन की एक ब्लंडर का, जानबूझ के ब्लंडर का और इनकॉम्पिटेंसी का रिजल्ट है, जिसका ये देश आज 50 साल से ऊपर, आज बल्कि 60 साल से इस देश उसका खामियाजा भोग रहा है। तो एक काम करिए, आप बहुत ईमानदारी से, बेबाकी से, बहुत अपनी ऑनेस्टी से सामने आइए और ये स्वीकार करिए कि हम नेहरू को इस समय कांग्रेस नहीं समझते हैं, हम नेहरू को उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री समझते हैं, मेनन को उस समय का तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर समझते हैं, और उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। अब आप बात करिए उसके पहले। जयेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जयेंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं पहुंचूंगा अनिरुद्ध जी के पास। जी जयेंद्र भाई। कुमार भाई मैं जो बताना चाह रहा था, जैसे अभी भाई थे वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने होने क्यों दिया, तो क्या वो राहुल गांधी के जो परनाना थे उनकी वजह से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस समय सवाल केवल एक ही था कि हमारी सेना के पास प्रॉपर हथियार नहीं थे। ये जग जाएगा प्रफुल्ल सर, ठीक है अभी जवाब मिल जाएगा। प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर सेना कम्पिटेंट नहीं, सेना स्ट्राइक नहीं थी क्या? नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा था, भरी संसद में पूछा था। आप उनको देशद्रोही कहेंगे? जरा ये क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 62 में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि 62 में हमारी सेना स्ट्राइक नहीं थी। 62 में जब उनके कहने पर ही जिस पार्टी के 4 सांसद थे, प्रफुल्ल सर 30 सेकंड में जवाब दिए, जरा 30 सेकंड में जवाब दीजिए। हाँ नहीं श्रीकांत साहब आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है क्या 62 में सेना स्ट्राइक नहीं थी कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे पाए, चाइना को वापस भेज पाए? देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, मैं ध्यान से सुन लीजिए, बता देता हूं कि सेना का मतलब होता है जो फाइटिंग एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है फ्रंट पे। आपके पास में आर्मी भी थी, 6 स्क्वाड्रन फाइटर्स के थे। और क्या होता है, कई बार आपको सर्जरी में इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। जो अगर आपको राइट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है और आप राइट इंस्ट्रूमेंट को तो अपने खीसे में छुपा दीजिए और लेफ्ट इंस्ट्रूमेंट से काम करिए, तो आपके ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इन्होंने एयरफोर्स को निकाल दिया वहां से, और वो एयरफोर्स को उस समय निकाला जब हम उनके सारे वो पुल जो थे, जो पासिंग घाट से वो अंदर आ रहे थे, निजाम घाट से अंदर आ रहे थे, वहां पे रोप सारे पुल थे, हम उनको तोड़ देते। हमारे 6 स्क्वाड्रन अवेलेबल थे, मिस्टियर्स के, तूफानीज के, वैम्पायर्स के, हंटर्स के 6 स्क्वाड्रन। वो आप 2.5 से 3 ब्रिगेड उनकी पीओडब्ल्यू ले लेते, हार तो छोड़िए, आपकी विक्ट्री होती। आपने मारे डर के उसको तो छुपा दिया, क्योंकि किसी ने आपके कान में भर दिया था कि अरे बाप रे, अगर आपने अपनी एयरफोर्स को लगाया तो चीनी बॉम्बर कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह बॉम्ब डाल देंगे। उनको ये नहीं पता था कि उनके पास सिर्फ 4 जहाज थे, जिनकी रेंज भी तेजपुर तक की नहीं थी, वो इतनी रेंज नहीं थी, और 4 जहाज थे चाइना में। पर इनको कौन बताए? पर सब कुछ पता था इनको। इन्होंने रात को केनेडी को लेटर लिखा और टेलीफोन किया कि मुझे 12 स्क्वाड्रन F-104 के चाहिए। अमेरिकन ने हंसी उड़ाई इनकी। अमेरिकन नहीं चाहते थे कि ये हम अपना जहाज वहां लगाएं, क्योंकि क्यूबा क्राइसिस चल रही थी। पर अमेरिकन ने हमारी मदद जरूर करी। C-130 हरकुलिस उस समय जो नए आए थे, उनको लगा के हमारी पूरी आर्टिलरी को आगे भेजा। हमारे पास में इतना सामान था कि चाइनीज को हम हरा सकते थे। पर प्रफुल्ल सर बस प्रफुल्ल सर रुकिए ना जरा, जयेंद्र जी को किताब में लिखना भी पड़ेगा ना, नहीं भूल जाएंगे, नहीं तो फिर किसी प्रोग्राम में यही सवाल पूछ लेंगे। सुजीत जी, सुजीत जी आप बोलिए, जब तक जयेंद्र जी लिख लीजिए। नहीं लिख लीजिए, जो प्रफुल्ल सर कह रहे हैं उसको कॉपी में लिख लीजिए। आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। ये मेरा सवाल नहीं था, ये अटल बिहारी वाजपेयी का सवाल था। ये मेरा सवाल नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का सवाल था। पेश कर रहे हैं जयेंद्र जी, वाजपेयी जी का जो सवाल था उसको आप जवाब की तरह पेश कर रहे हैं। मैं जवाब की तरह नहीं, आप दोबारा से इस क्लिप को सुनिएगा। मैंने क्या कहा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संसद बुलवाई थी 26 अक्टूबर को उन्होंने बोला था, उनके कहने पर 8 नवंबर से संसद दोबारा से चालू हो गई, लोकसभा और राज्यसभा की। और जबकि उस टाइम चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, उन्होंने संसद में ये सवाल पूछा था नेहरू जी से। हाँ,
और नेहरू ने जवाब क्या दिया था? सुरजीत जी आप जवाब दीजिए, को समझाइए थोड़ा। मैं यही पूछ रहा था ना, बस यही पूछा। कांग्रेस और राहुल गांधी कितने निर्लज्ज हैं। भारतवर्ष का सबसे पहला करप्शन का स्कैंडल, जीप स्कैंडल, जो कि कृष्ण मेनन के दौरान होता है, जीपे मंगवाई जाती है, जीपे आती ही नहीं है। जीपे मंगवाई जाती है, आज तक नहीं पहुंची, पता नहीं कहां से निकली, आज तक पहुंची नहीं भारत में वो जीप। खैर, वो राहुल गांधी घर पे खड़ी है। नाकारा एक आदमी जिसको डिफेंस जैसा काम दिया जाता है, और उस समय क्या होता है, ये जो नेहरू जो स्टालिन के टट्टू होते हैं, और फिर भी रशिया से कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि इस बात के पूरे सबूत थे कि क्रुश्चेव से माओ की मुलाकात हुई थी, और वहां पर माओ ने सरसरी तौर पे कहा था कि हम भारत पे हमला कर सकते थे। बतौर दोस्त रूस को यह खबर देनी चाहिए थी, भारत को चौकन्ना करना चाहिए था कि चीन हमला करने वाला है। कांग्रेस की सरकार चुप रही, कुछ नहीं की। उसके बाद जो इतने सारे दशक बीते, इस बीच क्या क्या हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार केजीबी की टट्टू बन गई। हर डिक्टेशन जो है केजीबी से लिया जाता था। पूरे देश को सोशलिस्ट बना दिया गया। बहुत ही जो बढ़िया काम कर रहे थे जितने उद्योग, उनको प्राइवेट से नेशनलाइज कर दिया गया। देश गरीब हो गया, 2-3% जीडीपी ग्रोथ होने लगा उस समय। और उसके बाद 1971 से 1991 तक राहुल गांधी के नाम से, जो उस समय माइनर थे, राहुल गांधी के नाम से रशिया से कमीशन आता था, जो राजीव गांधी ने शुरू करवाई थी। और ये बात मैं कहीं से काल्पनिक नहीं बता रहा हूं, वहां की एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट है इवजीनिया एल्बर्ट्स, उसका कहना है कि 1971 से 1991 तक राहुल गांधी के खाते में रूस से पैसे जाते थे, ताकि रूस के डिक्टेशन से ये देश चले। और वो वही रूस है जिसने भारत की मदद नहीं की 62 की लड़ाई के समय। भले ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, वो कम से कम नेहरू को चौकन्ना तो कर सकते थे कि चीन का हमला होने वाला है। और प्रफुल्ल बख्शी जी ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने पूरा खाका दे दिया कि हमारे पास क्या ताकत थी जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये तो देश को बेच देने के लिए और देश को सरेंडर करवा देने की एक साजिश है। उस पार्टी का कोई आदमी ये कहे कि हम होते तो 15 मिनट में हटा देते चीन को, अनिरुद्ध जी, ये एक कोई महामूर्ख आदमी ही कह सकता है, महामूर्खी कह सकता है। राज लहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? एक लाइन ऐड करना चाहता हूं इसके साथ कि हम शायद भूल रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात ये पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कहा था, लेट अस डिसमेंटल आर्मी, द पुलिस विल डू द जॉब। कांग्रेस भूल रही है कि आर्मी को डिसमेंटल कर देने की बात ये पंडित नेहरू की थी। ये कोई वाजपेयी जी का नहीं था, कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं था, सावरकर का नहीं था। और दूसरी बात, 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब अवामी लीग के हर एक नेता ने बारंबार आके इंदिरा जी को कहा था कि बांग्लादेश को एनेक्स कर लीजिए, बांग्लादेश को एनेक्स कर लीजिए। वहां के पार्टी के लोग ने कहा था, मुजीबुर रहमान की पार्टी के लोग ने कहा था। इंदिरा गांधी ने उसको डिसमेंटल कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह से नेहरू जी ने पार्टीशन के समय 1947 में कहा था, क्या है बंगाल में, कुछ नदी नाला खाल बिल यही तो है, फेंक दो उसे। मैं यही पॉइंट इनको याद दिलवाना चाहता हूं। कोई महान काम नहीं किया था इंदिरा जी ने, अपने आप को बचाने के लिए कहा था। अगर हिंदू शरणार्थी पूर्व बंगाल छोड़ के पश्चिम की तरफ भाग के जाते और इंदिरा जी की सरकार के ऊपर अनाज का बोझ नहीं लगता, तो इंदिरा जी कुछ नहीं करती, अगर हिंदू वहां पे मरते सिर्फ। अनिरुद्ध अनम्यूट करिए। हाँ, बीच में आप 2 बार आउट ऑफ स्ट्रीम थे, शायद दिक्कत होगी, कैमरा आपका बंद था इसलिए मैं आ नहीं पाया। ठीक, अनिरुद्ध आपको क्या लगता है? आता हूं प्रफुल्ल सर, आपके पास आता हूं, लेकिन अनिरुद्ध से जरा एक बात रिमार्क लें। अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध जी सुन पा रहे हैं? जी बोले। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं मैं सुन पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो 15 मिनट की टेक्निक बता दीजिए थोड़ा। नहीं, देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये लोग राहुल गांधी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उनके टैलेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस में ये टैलेंट है कि 15 मिनट में चाइना को बाहर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब यूपीए 1 सरकार थी, उस टाइम पर निरुपमा राव सेक्रेटरी हुआ करती थी।
तो चाइना ने क्या किया कि फिल्ट्रेशन किया भारत के अंदर, और जब फिल्ट्रेशन किया तो एक किसी पत्रकार ने उसको कोट किया कि भाई कि चाइना के सैनिकों द्वारा भारत के सैनिकों की हत्या की गई है। ये खबर आते ही 1 मिनट के अंदर इस खबर का खंडन किया गया और 14 मिनट के अंदर उस अखबार के रिपोर्टर के ऊपर FIR कर दिया गया। खबर खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई, मीडिया में कुछ आया नहीं, पूरा UPA 1 UPA 2 चलता रहा। 15 मिनट में वैसे कर सकते हैं। उस पेपर की कटिंग भी हमने मंगाई। हमने कहा पेपर की कटिंग जरूरी है क्योंकि राहुल जी के टैलेंट के बारे में पता होना चाहिए कि UPA 1 और UPA 2 में मनमोहन सिंह के टैलेंट और राहुल गांधी के टैलेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। बड़ी अच्छी है ये द हिंदू क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत अच्छा पढ़ते होंगे और उसके बारे में उनका विश्वास होगा। उसमें है FIR to be filed against a reporter who claims soldiers were injured in Chinese firing। तो 15 मिनट में कर सकते हैं, राहुल गांधी के टैलेंट है, वो 15 मिनट में चीजों को कर सकते हैं। हम उनको टैलेंट को जी अनिरुद्ध जी जाया ना समझे हैं, आलू से सोना निकाल सकते हैं जी। तो राहुल गांधी के टैलेंट को हम लोग हल्के में ना ले, वो 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं। अभी तो बिहार में बता रहे हैं कि भाई अगर आइंस्टीन के बाद में कोई साइंटिस्ट भारत में है तो वो है राहुल गांधी की आलू से सोना कैसे निकाल सकते हैं, 15 मिनट चाइना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2500 कैसे बोल सकते हैं, 3500 कैसे बोल सकते हैं। ये राहुल गांधी जी का टैलेंट है। हम इनके टैलेंट का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम इनके टैलेंट का महिमा मंडन कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोगों को इनके टैलेंट पे ही फोकस रखना चाहिए। तो अनिरुद्ध जी आपकी पार्टी के पेरोल पे है राहुल गांधी, मुझे लगता है फायदा तो आप ही लोगों को होता है ना ज्यादातर। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भाई टैलेंटेड व्यक्ति, इतना टैलेंटेड व्यक्ति कहाँ होगा जो 15 मिनट में सॉल्व कर दे। हम तो चाहते हैं भाई राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में ऐसे सॉल्व किया था, न्यूज आनी बंद, सब कुछ खत्म, 1 मिनट में खंडन, 14 मिनट में FIR, ना किसी मीडिया ने कुछ किया, ना किसी पेपर ने कुछ रिलीज किया, पूरा 10 साल शांति छाई रही। तो ये भाई साइंटिस्ट है, ये आइंस्टीन के बाद इन्हीं का नंबर क्या है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 2500 3600 ये सब इन्हीं के गुण है। प्रफुल्ल जी के पास जा रहा हूं। पास आया अभी एक वीडियो आया मेरे पास, बस एक सेकंड, अभी एक वीडियो आया कि भाई ऐसा है कि चाइनीज सैनिक भारत में 1200 किलोमीटर घुस आए हैं। अब 1200 किलोमीटर का मतलब लद्दाख से दिल्ली की दूरी हो जाती है। 10 जनपद तक आ गए कि अकबर रोड तक आ गए, कहाँ आ गए ये तो पूछना चाहिए। अब भाई ये तो राहुल गांधी जी का टैलेंट है, स्क्वायर किलोमीटर है या किलोमीटर है। तो राहुल गांधी जी के टैलेंट पे ही चर्चा करनी चाहिए, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, इन पे तो एक शोध हो सकता है, केस स्टडी बन सकता है। नहीं ठीक है, मैं प्रफुल्ल सर पे जा रहा हूं, लेकिन एक रिमार्क सुजीत जी, क्योंकि हम लोगों ने राजनीति कवर की है और इलेक्शन भी कवर किया है, और अगर हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, उसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। और एंटी इनकम्बेंसी का सरकारों पर कोई तोड़ नहीं होता, मेरा मानना है। वो वर्तमान की सरकार हो, वो एंटी इनकम्बेंसी से नहीं निपट सकती, कितना भी बेहतर कर ले, लेकिन उसका एक तोड़ मुझे नजर आता है अब जाकर। उसका तोड़ राहुल गांधी, अगर सरकार राहुल गांधी को खड़ा करते तो वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो धराशायी हो जाएगी। ठीक है, एक आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रफुल्ल सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सुजीत जी के पास जाऊंगा। जी एक बहुत अच्छी पॉइंट जो आया, मैं उसको जरा उसका थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ब्रिटिश आर्मी चीफ जब जा रहे थे 47 के बाद, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने जो बॉस हैं प्राइम मिनिस्टर को मैं सलाम करके जाऊं और उनसे कोई अच्छी चिट विट लेके जाऊं, ताकि मेरे को वहां जाके कोई अच्छी औहदा मिल जाएगा। तो वो गए, बड़ा अपनी नई वर्दी पहन के, टोपी शोपी लगा के और फाइल हाथ में रख के, और नेहरू जी को सलाम किया। उन्होंने बैठाया, कॉफी शॉफी जरूर पूछी, फिर कहा कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में बोला, तो क्या है कि आपके पास बहुत बढ़िया आर्मी है। उस समय हमारी आर्मी 25 लाख थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन्होंने कहा आप अपनी आर्मी को मेंटेन करिए, क्योंकि चाइना बढ़ रहा है और चाइना आपको आप पे नजर है उसकी। तो नेहरू जी ने कहा क्या बात करते हो, चाइना तो हमारा दोस्त है, और बाय द वे हमें आर्मी की कोई जरूरत नहीं, हम पुलिस से काम चला लेंगे। जब उस जनरल साहब ने ये सुना, उन्होंने अपनी टोपी पहनी, फाइल उठाई, उन्होंने कहा इस आदमी के साथ मैं आगे बात कर ही नहीं सकता, सलूट मारा, वहां बाहर आ गए और चले गए लंदन। वो बात थी। और उसके बाद जो हादसा हुआ आपको पता है, ये 62 का ऑपरेशन इसलिए
बंगलडप हुआ, क्योंकि गोवा में हमने 1961 में उनको उठा के फेंक दिया था, पोर्चुगीज लड़ना नहीं चाहते थे। तो हमारे लोगों ने, कई लोगों ने, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा अगर तुम पोर्चुगीज फेंक सकते हो तो चाइनीज को भी फेंक दो। एक्चुअली नेहरू जी के मुंह में बात डाली गई है, तो उन्होंने कहा हाँ फेंक देंगे, और स्ट्रेट अवे अपने एक बंदे को लगा दिया, जनरल कॉल को, उनका जात भाई था, कहीं से उठा लाए, सप्लाई कोर का था वो, फाइटिंग कोर का भी नहीं था, और उसको दे दिया सारा का सारा दारोमदार। और फिर उसके बाद ये कहानी शुरू हुई, एयरफोर्स को क्यों मना कर दिया, और ये सारी की सारी चीजें हमारे पास पड़ी थी। पर हमारे पास फौज के हाथ में अगर आप ढंग से नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आर्टिलरी आपकी सारी खड़ी थी यहाँ पे, पंजाब में, दिल्ली में, क्यों खड़ी थी यहाँ पे? उसको वहां होना चाहिए था। तभी बाय द वे अमेरिकन ने आपको लेट डाउन नहीं किया, उसके बाद अपने C-130 हरकुलिस भेजे और अगले 1.5 महीने आर्टिलरी पहुंचा दी, पर तब तक लड़ाई खत्म हो गई थी। तो कहने का मतलब हमारी मैनेजमेंट और ना तजुर्बेकारी के कारण हम यहाँ पे उस दिन को 96 में डूबे थे। ठीक है जिनेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बख्शी जी, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा मैं कह लूं, एक उसके बारे में भी बख्शी जी की राय चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये नेहरू की बेवकूफी कम थी, साजिश ज्यादा थी। क्योंकि आपने बिल्कुल, आपको थोड़ा इस पे भी रोशनी डालना चाहिए। फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी नेहरू की, मतलब पहले तो दुश्मन को भड़काओ, और जब युद्ध शुरू हो जाए तो सप्लाई मत भेजो अपनी सेना को। यही किया उन्होंने, यही किया उन्होंने। तो बेवकूफ आदमी नहीं कर सकता, भेजा दिया और फिर सप्लाई नहीं करी। ये कोई देशद्रोही कर सकता है, ये देशद्रोही करेगा, ये बेवकूफ आदमी नहीं करेगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, जब उस जगह पे एक, या तो हो नेहरू जी वहां पे बॉर्डर में बैठे होते, ऑफिसरों में काम, वो तो दिल्ली में बैठे हैं, उनका बंदा जो वहां बैठा उसको पता नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं पता। मतलब ये है, आर्मी को पता भी नहीं था कि ये ऑर्डर आ रहे हैं, वो सडनली उनके सिर पे ऑर्डर आ गए। तो पीसफुल लोकेशन से आप वॉर लोकेशन करने में टाइम लगता है, उसकी प्रिपरेशन होती है, एक प्री ऑर्डर्स आते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, सब कुछ नहीं था, सारे का सारा एकदम से यकलख स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, 62 पे नहीं पहुंचते, लेकिन आपने ये, लेकिन चाइना को लेकर एक बहुत बेहतर और बढ़िया बात सुजीत जी ने बताया कि इसको वो ना समझा जाए जो समझ रहे हैं लोग, बल्कि एक नया रहस्य उद्घाटन किया सुजीत जी ने, जिसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट या फिर आप उसको एक तरीके से समर्थन प्रफुल्ल सर ने बोला, लेकिन वो शब्द प्रफुल्ल सर नहीं बोल सकते, इनकी भी कुछ मर्यादा है, मैं उन मर्यादाओं को सलाम करता हूँ। जनेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा था जो सुजीत दास या प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे थे कि नेहरू जी ने नहीं भेजा और अमेरिका ने हमको लेट डाउन नहीं किया। देखिए, ये सारा जो कवायद थी ये इसी को लेके थी, जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। नेहरू जी ने आजादी के बाद ही फैसला किया कि वो मतलब एक नया गुट बनाएंगे, निरपेक्ष रहेंगे दोनों गुटों से। तो जब उन्होंने ये चीज अपना ली और उसके बाद वो धीरे धीरे रसिया की तरफ बढ़ने लगे, हालांकि रसिया से उनके टर्म पहले से थे, लेकिन वो एक एज ए पर्सन थे, लेकिन एज ए कंट्री वो धीरे धीरे जैसे जैसे रसिया की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे अमेरिका चीन को उकसाने लगा। अमेरिका नेहरू की जो इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसने चीन को पूरी खुली छूट दी। ठीक है, अगर वो चाहता, अगर वो यही कह देता उस समय चीन, उस समय के चीन को, अगर वो यही कह देता केवल कि बस युद्ध रोक दो, तो हो सकता है उसी दिन युद्ध रुक जाता। लेकिन एक तरफ तो वो चाहता था कि नेहरू को पीछे हटना पड़े, नेहरू की ये ज्ञान कहाँ से उतरा है जनेंद्र भाई? ये ज्ञान कहाँ से उतरा है? राजबिहारी साहब, वैसे मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन इनके ज्ञान का जरा समाधान कीजिए। हाँ। जनेंद्र भाई, मैं आपका दृष्टि आकर्षित करना चाहूंगा, और प्रफुल्ल बख्शी जी यहाँ पे है, प्रणाम करते हुए। नहीं राज भाई, इनके ज्ञान को प्रणाम कीजिए, फिर अपनी बात कीजिए। हाँ, और प्रफुल्ल जी, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो आप मुझे सुधार दीजिएगा। 1948 में जब कश्मीर का मुद्दा हो रहा है, जब कश्मीर की लड़ाई हो रही थी, तो एयरफोर्स में एक मैं उनका पद का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सुब्रतो मुखोपाध्याय, सुब्रतो मुखर्जी थे।
उन्होंने नेहरू जी को कहा था, क्योंकि मेरे दादाजी उस समय वाज अ पार्ट ऑफ वेटनरी डॉक्टर थे, आर्मी के हिस्से थे, और मेरे परदादा के एक भाई भी थे, वो मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इजिप्शियन वॉर में। को कैप्टन सुब्रतो मुखर्जी को कहा गया था, कैप्टन सुब्रतो मुखर्जी ने कहा था, सर गिव अस 7 days टाइम एंड द एंटायर कश्मीर शैल बी आवर्स। ये शब्द थे कैप्टन सुब्रतो मुखर्जी के पंडित नेहरू को। आज जितना भी कश्मीर हमारे पास है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी जगह पे अपनी प्लेन को उतार दिया था जहां कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई नॉर्मल प्लेन की लैंडिंग नहीं हो सकती है। ऐसे जगह पे वायुसेना ने अपने विमानों को लैंड कर करके सेना को भेज भेज के, जो भी सेना कश्मीर अभी तक है वो उनके लिए है। तो बाकी 7 दिन नेहरू जी ने क्यों नहीं दिए इंडियन एयरफोर्स को? वो यहाँ प्रफुल्ल जी बैठे हैं, मैं पहले आपको बात क्लियर कर दूं। एक मिनट राज भाई, प्लीज एक मिनट राज भाई, उनको बोलने दीजिए, फिर अपनी बात बोलिएगा ना, फिर समय नहीं मिल पाता। प्रफुल्ल सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, उस समय सेना को हेड कौन कर रहा था? पाकिस्तान की सेना को और हिंदुस्तान की सेना को हेड कौन कर रहा था? देखिए 1948 में आर्मी तो हमारी आ गई थी आर्मी चीफ के अंडर में, जनरल करियप्पा में, पर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो पाकिस्तान के ब्रिटिश ऑफिसर हेड कर रहा था। हमारी एयरफोर्स को ब्रिटिश ऑफिसर हेड कर रहा था। हमारी एयरफोर्स 1954 तक ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर थी। 1954 के बाद सुब्रतो मुखर्जी ने टेक ओवर की, पर सुब्रतो मुखर्जी का पद बहुत बड़ा था, जैसे हमारे फ्रेंड कह रहे हैं, और उन्होंने नेहरू जी को यह बात बोली थी, वो सीएनसी थे, इसीलिए यह बात बोली थी। अब मैं दूसरी चीज भी बताना चाहता हूँ, प्रफुल्ल सर ही बता देंगे ये चीज। प्रफुल्ल सर, आप अगर किसी नया देश आजाद हुआ है, आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को तोड़ के दूसरे देश के सीमा में घुस सकते हैं क्या? देखिए तो अरे यार, तो जम्मू कश्मीर दूसरा देश मानते हैं आप? जम्मू कश्मीर की सीमा दूसरा देश मानते हैं क्या जनेंद्र भाई? कहना क्या चाहते हो यार जनेंद्र जी? आपको क्या कहना चाहते हो जनेंद्र भाई? देशद्रोह नहीं होती है कुमार भाई, समझिए। हर बात नागपुर से नहीं निकलेगी, आप उस चीज को समझिए। ये उस समय की बात है। नहीं, तो आप फारूक अब्दुल्ला बनना चाहते हैं क्या? आप फारूक अब्दुल्ला बनना चाहते हैं क्या? महबूबा मुफ्ती बनना चाहते हैं क्या? या राहुल गांधी नहीं बनना चाहता, फिर वो जेएनयू वाली चिलम चुस्की ज्यादा लग गई है। जेएनयू वाली चिलम चुस्की ज्यादा लग गई है क्या? प्रोफेसर बता देंगे यार, क्या बात कर रहे हैं? नहीं जनेंद्र भाई, क्या बात कर रहे हैं? दूसरा देश मानते हैं आप जम्मू कश्मीर को? जम्मू कश्मीर दूसरा देश है आपके लिए। ट्रीटी साइन हो चुका था जनेंद्र। एक मिनट कुमार भाई, अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए। दूसरी चीज ये, मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा 1948 के समय में। आप क्या ये मानते हैं कि 1948 में जम्मू कश्मीर आपका था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। तो आप दोबारा से पढ़िए, राहुल गांधी दोबारा से पढ़िए, ठीक है? हर बात में देश प्रेम की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन देश प्रेम की भावना में ये मत भूलिए कि ये सारा संसार हमारा था, ऐसा मत भूलिए। जनेंद्र क्या हो गया यार? हमारा, पाताल भी हमारा, पूरा विश्व हमारा ही रास्ता, ऐसा नहीं था, ठीक है? बाहर निकलिए इस चीज से। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ श्रीकांत जी, मैं जनेंद्र जी 48 की बात कर रहे हैं, मैं 1947 के अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान कबायलियों के पीछे से पाकिस्तान आर्मी ने मदद की हमारी जमीन हड़प लेने के लिए। आप तो 1 साल पीछे और चल रहे हैं, 48 की बात कर रहे हैं। तो 47 अक्टूबर की जो बात कर रहे हैं आप, कवालिया फिर जम्मू कश्मीर भारत का नहीं था। फिर 48 दूसरी बात सुनिए, उस समय जो अंग्रेजों की जो टीटी थी, उसके हिसाब से 3 ऑप्शन थे। आप बताइए कश्मीर से ऑप्शन में था? 3 क्या ऑप्शंस थे? किस चीज के ऑप्शंस? बताइए ना, कौन से ऑप्शन अंग्रेजों ने दिए थे? पाकिस्तान या हिंदुस्तान या फिर स्वायत्त राज्य? जनेंद्र जी यार जनेंद्र अक्टूबर 47 से पहले की बात कर रहे हैं 1947 को
26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर का साइन हुआ था, इफेक्टिव फ्रॉम 27 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, इफेक्टिव फ्रॉम 27 अक्टूबर 1947। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब जम्मू कश्मीर का साइन हो चुका है भारत के साथ, तो 1948 में वो भारत का अंश नहीं है, वो तीसरे हो गया। नहीं, आप राहुल गांधी वाला ज्ञान मत दीजिए, आप ईयर गलत कर रहे हैं, ईयर गलत कर रहे हैं। 47 नहीं 48 था वो। एक मिनट अनिरुद्ध, जरा समझाओ भाई। 48 में हमला नहीं हुआ था, 47 में ही हुआ था। अपनी राजनीति नैया डुबो देंगे भाई साहब, राहुल गांधी को सपोर्ट करने में अपनी राजनीति नैया डुबो देंगे। अनिरुद्ध एक मिनट अनिरुद्ध, हाँ फिर मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे नेहरू जी की देन है। नेहरू जी ने 1962 दिया, जो दिया जैसे दिया, तो आखिर उन्हीं की जो जनरेशन है, राहुल गांधी जितना गजब का टैलेंट है कि आलू से सोना 2500 3500, तो 15 मिनट कैसे हटाएंगे। तो उनके टैलेंट पर फोकस करना चाहिए। हम बिहार चुनाव में इनके टैलेंट उभार के दिखा रहे हैं। 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग जनता को बता रहे हैं कि देखो भैया इतना टैलेंटेड व्यक्ति है। क्योंकि किसी ने हमसे कहा कि तेजस्वी जी का जोश और कांग्रेस का तजुर्बा, तो हम लोगों ने यही कहा कि तेजस्वी जी को घोटाला करने का जोश है और कांग्रेस का घोटालेबाज का तजुर्बा बहुत जबरदस्त है। दोनों का मिलन हो रहा है और टैलेंटेड दोनों लोग हैं। एक उनका भाई पायलट था, ये साइंटिस्ट है। तेज प्रताप अपने को पायलट बोलते हैं। अब कैसे पायलट बने, हमें लगता है बख्शी सर बड़ा अच्छा बताते हैं कि तेज प्रताप यादव पायलट कैसे बने। उनका बड़ा ठीक है, किसी के गुर्दे जले हैं, किसी के गुर्दे जले हैं। ठीक है अखिलेश, हाँ जी बोलिए अखिलेश साहब। हमारे ये एक दर्शक है, उनके गुर्दे जले हैं, गुर्दे जलने के बाद वो कुछ लिख रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। हाँ जी, वो देखा मैंने। देखिए एक्चुअली यहाँ पे एक बात जिनेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि आपकी बात ना केवल एक इनफैक्चुअल है, उसमें कोई फैक्ट के बेस नहीं है। दूसरा ये है कि आप एक अननेसेसरली एक आर्टिफिशियल नैरेटिव का जो फेल हो चुका है 70 साल में, उसको पुनर्जीवित करने की प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए। आपने बोला आपने बोला तब मैंने नहीं बोला, अब मुझे बात कर दीजिए। तो आप एक ऐसे नैरेटिव को जन्म देना चाहते हैं और उसमें एक ऐसा प्राण फूंकना चाहते हैं जो 70 साल में अबंडेंटली क्लियर हो गया कि वो ऐसा कोई नैरेटिव और ऐसा कोई फैक्चुअल था नहीं। दूसरी बात ये है कि वहां पे मैं सुरजीत जी की बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ कि ये चाल और चरित्र का जो ये समावेश है कांग्रेस में, और इसके लिए एक चीज ये है कि कांग्रेस नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद यूपीए सरकार, और अभी जो सोने पे सुहागा राहुल गांधी जी आए हुए हैं, इसका अगर आप एक पूरा ग्राफ देख लेंगे तो देश हमारा एक मोस्ट इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप के अंडर सब्जेक्ट किया गया। मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, अगर आप किसी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, अगर मैं एक प्रधानमंत्री का बनने का अगर मैं एक पैरामीटर्स बनाऊं और उस पर अगर इनको सबको फिट करें तो देखी जाएगी कि इसमें मतलब एक बहुत बड़ी नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट बट एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र जो है रचा गया है, जिसको देश भुगत रहा है। तो ये हम जानते हैं कि कश्मीर को लें और चाहे 62 लें, ये सिर्फ एक नाकामी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश है जिसके कारण आज हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए इनका चाल चरित्र आज हमारे पास, क्योंकि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में आज हमारे पास लास्ट लाइन, आज हमारे पास डेमोक्रेसी में कांग्रेस की ही ब्यूरोक्रेसी है, इसलिए हम इसके कभी ख्याल नहीं इसको हम कभी बोल नहीं पा सकते या इसका सच सामने नहीं आएगा। पर ये बात कभी ना कभी होनी चाहिए कि क्या 64 कश्मीर और ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत ये मोहरे बने थे और ये मोहरे के तहत ही सब काम हुआ था, इसका एक बार विश्लेषण होना चाहिए। प्रफुल्ल सर, चाइना से हम कश्मीर पहुंच गए, लेकिन इस पर बात तो होनी चाहिए। सुजीत जी और आपकी बातों ने किसी के गुर्दे जला दिए हैं, उन गुर्दों पर बात में आऊंगा मैं। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ये सारे रूमर्स चल रहे हैं और ये जैनेंद्र जी एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी वाला ज्ञान इनको मिला है, जेएनयू घूम के आए हैं, तो उस पर तो मैं नहीं जानना चाहता। इनका व्यक्तिगत मामला जेएनयू जाए या नहीं, जेएनयू जाए या कोलकाता के एक यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है। जैनेंद्र भाई आता हूँ,
लेकिन प्रफुल्ल सर, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आपको क्या सच लगता है? किस किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जिस बात को ये कह रहे हैं कि वो हमारा पार्टी नहीं है, कश्मीर भारत का पार्टी नहीं है, कोई और सा देश है, उस देश में ये फोर्स को नहीं भेजना चाहिए था। आराम से सुनिए प्रफुल्ल सर, एक मिनट। कुमार साहब, कुमार भाई, मैंने नहीं कहा कश्मीर हमारा पार्ट कुमार नहीं उतर गया क्या? ठीक है, कुमार उतरा क्या? मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ जब ये 47 की बात है, ठीक है, उस समय की बात मैंने बोली। जब डिबेट खत्म हो जाए इसको दोबारा से बोलिएगा, लेकिन हर बार ये मत बोलिए कि मैंने बोला, ठीक है, मैंने नहीं बोला। ठीक है, इन्होंने नहीं बोला, इनके मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई। एक बच्चे का वीडियो मेरे मुंह से भी नहीं निकला, आप दोबारा से सुनिएगा। तो एक बच्चे का वीडियो बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट पे चलता है, मुझसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ठीक है प्रफुल्ल सर। श्रीकांत जी, कोई बात नहीं, मैं इसको ध्यान से सुनिए। ये एक छोटी बात नहीं है। जब भारत को जब अंग्रेज जा रहे थे, सारी स्टेट्स ने साइन किया था। मतलब ये है कि कोई भी भारत के नहीं जहां था, जयपुर भी था, जोधपुर भी था, सारे स्टेट से साइन किए। 500 से कम स्टेट ने सबने साइन किए। सब भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर थे। पर ये उनको एक प्रोविजन था कि भाई आप हमको छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहते हो तो बता दीजिए, पर ये मतलब नहीं था कि जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक आप भारत का अंग नहीं होगे। ये नहीं था। उस समय भी जब यूएन ने अपना मुद्दा पेश किया, 3 पॉइंट्स की जो बात हो रही है, एक पॉइंट ये था कि पाकिस्तान अपनी पूरी फौज निकाले, भारत अपनी उतनी फौज अंदर रखे जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमको कहा गया था और फिर प्लेबिसाइट होगी। क्वेश्चन ये था, ये अंग्रेजों ने, भारत ने, गवर्नमेंट सबने मान के चला था कश्मीर अभिन्न अंग हिंदुस्तान का है, उसको प्रोविजन भी दिया जा रहा है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी साइन हो गया है, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसीलिए ये कभी भी किसी को शक नहीं हुआ कि ये कश्मीर भारत का अंग नहीं था, कभी नहीं हुआ। यहां तक कि 47 से पहले तो रावलपिंडी भी भारत का अंग था। तो ये बात आप मान के चलिए कि ये बात, ये मुद्दा, ये इस आर्ग्यूमेंट से नहीं चलेगा। हैदराबाद का भी जो ऑपरेशन हुआ है, हमारी 48 में हैदराबाद भी तो गए थे हम, और पुलिस ऑपरेशन हुआ था, वो भी वैसा ही हुआ था। एग्जैक्टली। विदेशी धरती पे कैसे जान सकते हैं आप प्रफुल्ल सर? विदेशी धरती पे कैसे जा सकते हैं आप? वो विदेश बनना चाहते थे वो। यहाँ तक कि हैदराबाद का तो आपको पता नहीं है, उन्होंने बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी मंगा लिए थे अमेरिका से। वो उनका और भी खतरनाक गेम था। तो वो तो बात खत्म हो गई, तो इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है जयेंद्र भाई, छोड़िए अभी इन बातों को हम निकालेंगे तो आपके गुर्दे लाल होंगे। मैं चाहता नहीं कि आपको दिक्कत हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जयेंद्र भाई छोड़िए, मट्टी डालिए, मुद्दे पर आइए। जयेंद्र भाई आप कुमार उतरा है, कुमार उतरा है, तो मैं नहीं चाहता ना आपको अपनी गलती को रियलाइज हो रही। नाउ यू फील यूर गिल्टी। मैं गिल्टी पे नहीं जाता, मैंने माफ किया। ये हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, हम सबसे अन्वेषण करते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। जयेंद्र भाई आपकी सोच आपको मुबारक, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी के ऐसा कुछ बोलने से, मैं फाइनल रिमार्क चाहता हूँ सभी लोगों से, क्या राहुल गांधी के ऐसा कुछ अनर्गल बोलने से, अंट शंट हमेशा बोलने से देश का भला होगा? चाइना पीछे जाएगा या चाइना की बी टीम राहुल गांधी बनते हुए नजर आते हैं? जयेंद्र भाई, क्या मोदी जी जो के 15 लाख बांटने से या मुफ्त वैक्सीन बांटने के भाजपा के दावों से देश में कुछ बदलाव आएगा धरातल? मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने जो भी कहा वो एक साधारण बात है। वो उन्होंने एक चुनाव के मद्देनजर हो सकता है कही हो कि ऐसा अगर मेरी सरकार होती तो ये हो जाता। जैसे कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर मैगी पार्टी जीत गई तो यहाँ बिहार में आतंकवादी आ जाएंगे। हाँ, ये मतलब जो राज्य मंत्री थे उन्होंने ये बोला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केवल एक चुनाव के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले भी कहा है ये चीज कि अगर हमारी सरकार होती तो उसका समाधान निकालते। तो इसमें बुराई क्या है अपना पक्ष रखने में? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुजीत जी 30 सेकंड फाइनल रिमार्क कीजिए।
वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा है। एक मिनट, अनम्यूट कीजिएगा जायद जी। चाहिए कि भाजपा की रणनीति क्या है। भाजपा के प्रचार में आप हमेशा देखेंगे कि कांग्रेस कोई भी मुद्दा उठाए, भाजपा राहुल गांधी को मेन मुद्दा बना देते हैं, क्योंकि इससे उनको सुविधा होती है। राहुल गांधी को अटैक करना सबसे सुविधाजनक बात है। तो जब तक राहुल गांधी शीर्ष स्थान पे बने रहेंगे, तब तक भारत को एक मजबूत विपक्ष नहीं मिलेगा, जो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस इस महामूर्ख को हटाए सर्वोच्च पद से, और इस पूरे परिवार को, इस डायनेस्टी को चलता करे। नहीं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि और कोई भी पार्टी भाजपा को चैलेंज करने के पोजीशन में नहीं है। जी ठीक है, राज लहरी साहब फाइनल रिमार्क। देखिए, मैं सुरजीत से बिल्कुल अग्री करता हूं, और हमारे भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में गए थे नागपुर में, उन्होंने वहां पर भी यही वक्तव्य रखे थे कि भारत को एक सशक्त ऑपोजिशन की आवश्यकता है लोकतंत्र के लिए, और ये बिल्कुल सही बात है। मेरा अनुरोध है भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कि राजनीति और सरकार, इसमें जो एक सूक्ष्म प्रभेद है, इसको थोड़ा सा ध्यान पे रख के शायद हर राजनीतिविद को अपना बात कहना चाहिए कि राजनीतिक दल और सरकार, इसमें एक भेद है। और एक राजनीतिक दल के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दल के खिलाफ बोलते बोलते कब हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो बैरियर है, ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे और इसको थोड़ा सा देख के बात करें, ताकि ये लक्ष्मण रेखा ना लांग जाए। अगर ये लांग जाता है तो लंका कांड तो अवश्य बनेगा। ठीक है, अनिरुद्ध जी फाइनल रिमार्क करें, फिर अखिलेश जी के पास जाऊंगा। हाँ देखिए, मैं बार बार फाइनल रिमार्क में मैं जो बार बार बात रिपीट कर रहा था कि भाई राहुल गांधी जी एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और उनका मिलन किससे हुआ है? तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप यादव से, जिसको किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फर्क नहीं आता है, जो 15 मिनट में चाइना का सॉल्यूशंस दे देता है, जो आलू से सोना बनाता है। तो राहुल गांधी जी जैसा इतना भव्य साइंटिस्ट मिला है, तो हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए और बिहार की जनता को बताना चाहिए कि देखो भैया, आपके पास में तेज प्रताप यादव आए हैं, जो खुद को पायलट कहते हैं कि हम भैया पायलट रहे हैं। तेजस्वी यादव आए हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, खुद अपनी रोजगार तलाश रहे हैं वहां पे। और राहुल गांधी जी जैसा इतना महान साइंटिस्ट आया है, वो एक, मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक महोदय हमको मिले तो हर टीवी चैनल पे कभी वो रक्षा एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी वो टीवी क्या कहते हैं मीडिया की तरफ से बैठ जाते हैं, कभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी से ही मिलता जुलता नाम है उनका। तो हमें लगता है जी हाँ, तो हमें लगता है कि ये राहुल गांधी जी के बारे में हम लोग बिहार की जनता को बता रहे, अच्छे वीडियो लोगों को दे रहे हैं, अच्छे वीडियो लोगों को दे रहे हैं हम लोग कि भाई देखिए, राहुल गांधी जी का टैलेंट जाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति जो है देश में होने के बाद, सदियों के बाद आता है। ठीक है, अखिलेश गौतम फाइनल रिमार्क 30 सेकंड। हाँ, कांग्रेस का आप अगर पिछले 2-3 साल में, मतलब 5-6 साल में आप बस देखेंगे तो देखिए अभी आज पीक पर क्या आ जाता है, गौरव वल्लभ, सुरजेवाला। तो क्या राहुल गांधी मतलब एक ऐसे बंदरों की फौज के कौन से नेतृत्व का वो करना चाहते हैं कि भारत मतलब सेना, और उस पर भारत चीन के जैसे गंभीर मुद्दे, और ऐसा मुद्दा जहां पर आपके कारण ही, नेहरू के कारण ही आज हम इस दुर्दशा पर पहुंचे हैं, उस पर आप इतना बेतुका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देते हैं, इतने बदतमीजी से देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही निचला स्तर, छिछोरापन अगर मैं यूज कर सकूं, तो इतना ज्यादा आप कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी देश की जनता ही, और यही देश की जनता यही देखकर क्लियर हो जाता है, जैसे बात है कि जहां राहुल गांधी को आप सुन लो तो आदमी बोलता है कि ठीक है भाई, मुझे बीजेपी को वोट देना। प्रफुल्ल सर 30 सेकंड फाइनल रिमार्क। देखिए, मैं ये सारी बात जो अब आप कर रहे हैं इस समय हो रही है,
कि बहुत मेजर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 2+2 की मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग चल रही है। हम एक्चुअली ठीक है, आपने राहुल गांधी साहब की बात उठाई, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी होता है वो कहता है कि अरे भैया मैं उसको यूं ही 15 मिनट में मार देता, ये कर देता, 1000 बार बोला है। ये सब कहने की बातें हैं, हमें इनमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे को और हमारे पास जितने जानकार महानुभाव सब बैठे हुए थे, हमें इनकी और थोड़ी सी इनके माइंड से और अच्छी चीजें निकालनी थी। मैं श्रीकांत भाई आपको यही मेरे से एक याचना है कि हमको अब आगे से बड़े मेजर पॉइंट्स हमको लेने पड़ेंगे, और खासकर बॉर्डर चीन के लिए मेरे पास इतना बताने के लिए आपको था कि आज आई नो उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे, उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का राहुल ज्ञान और राहुल के बारे में चर्चा करने के लिए। और राहुल गांधी उस सीकड़ी पहलवान जैसे लगते हैं जो गामा पहलवान को कहता है कि तू हट तो मैं तुझे भी गिरा देता हूं। तो इस मुद्दे पर फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे, और राहुल गांधी के विस्तृत जानकारियों के बारे, विस्तृत खूबियों के बारे में भी जानेंगे। और वो हमारे दर्शक जिनके गुर्दे लाल हुए राहुल गांधी का नाम लेकर, उनको भी बारंबार प्रणाम कि कम से कम आप हमें देख तो रहे हैं। और तमाम जो लोग हमारे तमाम दर्शक जो है हमको देख रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का साथ में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।